Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. गुड आफ्टरनून, एवरीवन. जीएफएल लिखकर भेजेंगे सभी लोग. क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? और अगर ऐसा है तो लिखकर भेजिए यस सर, एवरीथिंग इज गुड, गुड टू गो. और आज के धमाकेदार लेक्चर की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं जी. तो शाम के बज चुके हैं 4 और मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है मेरे यार. बहुत बढ़िया. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. आ जाइए, आ जाइए. लव यू, लव यू, लव यू. हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन. बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का. हाँ ना. नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो क्या हम आज के लेक्चर की शुरुआत कर सकते हैं? शुरुआत. तो सर आज हमारा लेक्चर नंबर, ओ भाई बहुत दूर आ गए यार, हम तो बहुत दूर आ गए. टुडे इज लेक्चर नंबर 8. 8 है जी आज का लेक्चर नंबर. क्या है? 8 नंबर है. ठीक है. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. चलिए, तो सर आज के इस धमाकेदार लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जी बात किस चीज की? हम लोग बात करेंगे सर आज के इस धमाकेदार लेक्चर में डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था. उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, दैट इज रिवर्स एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं. और फिर उसके बाद में द लास्ट टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे. हाँ ना? ठीक है. यस और नो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी. ठीक है. कोई, हाँ, जो लोग लिख रहे हैं कि सर मॉड्यूल से होमवर्क, तो मॉड्यूल से होमवर्क आपको इस प्रकार करना है कि जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए, आने वाले 2 लेक्चर्स में जो है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉड्यूल से होमवर्क करना स्टार्ट कर देना है. ठीक है. हाँ है ना? तो मॉड्यूल से होमवर्क फिर सर उस किस बेसिस पे करना है? कुछ नहीं, 4-5 सिटिंग में आपको वो मॉड्यूल का होमवर्क निपटाना है. ठीक है. हाँ है ना? लास्ट टॉपिक वाज वाओ. चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी चलेगा. हाँ, अभी चलेगा. यस और नो? ठीक है. बिल्कुल सही. आ जाओ. तो मैंने पूछा लास्ट क्लास में आपने क्या देखा? सर हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात की. वैसे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के कितने रास्ते होते हैं, तो आप बोलोगे सर वी हैव टोटल 4 वेज. मैंने कहा यार ये 4 वेज कौन कौन से होते? कौन कौन से? सर रो क्रॉस रो हो सकता है, कॉलम क्रॉस कॉलम हो सकता है, कॉलम क्रॉस रो हो सकता है, और रो क्रॉस कॉलम हो सकता है. बट हम लोग मेनली और किस पे फोकस करते हैं? हम सिर्फ रो क्रॉस कॉलम पे फोकस करते हैं. अब रो क्रॉस कॉलम का मतलब क्या है दोस्तों? कि 2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई अगर आपको करने हैं, तो पहले वाले डिटर्मिनेंट से आपको रो उठानी है, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट से कॉलम उठाना है. सर कौन सी रो कौन सा कॉलम? इससे रो आएगी, इससे कॉलम आएंगे. दोनों के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है. ठीक है. अब कौन सी रो कौन सी कॉलम? जैसे मान लो आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो इसमें जो पहले वाला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रो 3. ये वाला जो नंबर है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला, दैट इज कॉलम 3. दैट मींस ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए आपको पहले वाले डिटर्मिनेंट की रो 3 और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट का कॉलम 3 मल्टीप्लाई करना है. तो C1x3, C2y3, C3z3, ये आपका इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन के बाद में एडिशन, दैट विल बी द एलिमेंट C33. कितने लोगों को बात समझ में आई? और मैंने आपको घर पर एक सेल्फ टास्क दिया था. कौन सा टास्क दिया था? सेल्फ टास्क किया था क्या आपने? वो इस चीज को जल्दी समझने के लिए मैंने आपको बोला था कि एक काम करना यार, कोई भी 2 डिटर्मिनेंट्स को लिखकर मल्टीप्लाई कर कर इसके सारे एलिमेंट्स निकालना. और इसको आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर इस पूरे की वैल्यू बीटा आती है, इसकी वैल्यू अल्फा आती है, तो इस पूरे की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा आनी चाहिए. कितने लोगों ने ये वाला काम किया? हाँ ना, किया था? लिखना नहीं है बेटा, ये तो हम लास्ट क्लास की रिवीजन कर रहे हैं ना यार. लास्ट क्लास की रिवीजन थोड़ी ना लिखोगे.
है ना? नहीं किया क्यों भाई? समझ गए थे, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है फिर। चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको कोई टास्क दो तो ये उस टास्क को कंप्लीटली डिनाई कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत करने की बजाय कंप्लीटली डिनाई। बोले सर क्या करना है, अब आता ही है हमें। मैं कहा ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है, मेरा काम है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, और दैट इज वैलिड फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, एवरी क्लासरूम। जब टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ाता है तो वो बहुत सारी बातें बोलता भी है, बहुत सारे होमवर्क भी देता है, बहुत सारी बातें करने के लिए बोलता है बच्चों को कि भाई ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, ये काम कर लेना। अब मान लो बच्चे टीचर को सुन रहे हैं, छोटा एक सैंपल स्पेस ले लेता हूं, 50 बच्चे सुन रहे हैं। उस 50 में से इतिहास गवाह है, 13 साल तो मुझे ही पढ़ाते हुए हो गए, तो मेरे अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उस 50 में से 40 बच्चे तो वो सिर्फ काम सुनेंगे, इधर से सुना इधर से बाहर, 5-6 मिनट के लिए भी उनके दिमाग में वो टास्क नहीं रहता। और वो 40 बच्चे जो होंगे उसमें से भी दो वैरायटी बांट दो, 20 तो एकदम सीधे ही बोले सर क्या कहा था आपने, अच्छा आपने कुछ होमवर्क भी दिया था क्या, 20 तो इस वैरायटी के। और इसमें बच्चे 20, जो बचे 20, वो 20 किस वैरायटी के, बोले अच्छा आपने होमवर्क तो दिया है बट सर मेरे पास स्कूल का काम भी है, फिजिक्स का भी काम है, केमिस्ट्री का भी काम है, बहुत लोड है सर। तो ये इन 20 और इन 20 से मिलाकर इस 40 के ग्रुप ने क्या किया, उस काम को ढंग से, ये ढंग से क्या पूरा कंप्लीटली डिनाई। बोले सर हमें नहीं पता क्या कहा आपने। फिर बचे 10, उन 10 में भी से दो कैटेगरी बांट दो, ये 7 वो बच्चे हैं जिनको पता था कि होमवर्क क्या दिया है, सर ने क्या करने के लिए बोला, लेकिन अच्छा इन दोनों का एटीट्यूड सेम है, बोले कि हाँ मैं वो काम करूंगा, इन्होंने भी बोला मैं वो करूंगा। बट जब एक्चुअली वो काम करने की बारी आई तो इनसे वो काम आधा अधूरा हुआ, इनसे वो काम पूरा हुआ। ठीक है ना? और फिर इसमें से भी एक बच्चा सिर्फ ऐसा निकल के आता है जो उस काम को नॉट ओनली, ये तो एक सिंगल डे की बात होगी कि आपने आज कुछ बोला हमने कर लिया, फिर आपने कल कुछ बोला हमने वो भी कर लिया, ऐसे करते करते मैक्सिमम एक बच्चा निकल के आता है जो उस काम को टीचर अगर बोलता जा रहा है तो करता रहेगा। क्या मेरी बात समझ गए, है ना? तो आप देख लो आप इसमें से कौन सी वैरायटी में लाया करते हो। और ऑब्वियसली सर फिर बच्चे बोलते हैं कि सर इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, सिलेक्शन सभी का क्यों नहीं होता? सिलेक्शन सभी का होगा कहां से भाई? 50 में से एक, मैंने तो ये बहुत छोटा सैंपल स्पेस लिया है, एक्चुअल ये काउंट तो 5,000 है, 5,000 में से एक बच्चा सिर्फ वो काम कर रहा है, और वो भी इसको थोड़े दिन तक कंटिन्यू रख पाएगा, वो भी उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि मैं आपको किस तरफ इशारा कर रहा हूं भाई। जो भी बोला जाए उसको किया करो, जो होमवर्क दिया जाए उसको पॉजिटिवली फील किया करो, ठीक है? हाँ, हम 7 नंबर वाली कैटेगरी में हैं सर, हमने सोचा तो है। ये तो वही बात होगी कि दो बच्चे हैं ए और बी, दोनों आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों लक्ष्य जेई 2.0 के स्टूडेंट हैं, दोनों की इंटेंशन एकदम पॉजिटिव है। बोले सर सेलेक्ट होना है, घर के हालात बदलने हैं, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ ठाना है, और मुझे वो हर एक वादा अपने आप से निभाना है। दोनों बच्चों की, एक जो है वो अच्छे से अभी क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। अच्छे से प्लानिंग मतलब कि कहां से पढ़ूंगा, कौन सी बढ़िया किताब है, कौन से इंस्टीट्यूट के बढ़िया टेस्ट होते हैं, सारी चीजें मुझे एकदम बढ़िया बढ़िया चाहिए, ठीक है? ये अभी प्लानिंग में ही लगा हुआ है। दूसरा जो बच्चा है बोले एक बार डिसाइड कर लिया कि यहां से पढ़ूंगा, ये मेरे टीचर्स हैं, ये जो बोलूंगा इनको फॉलो करूंगा। दूसरा जो है उनको फॉलो करना स्टार्ट कर चुका है, वो किसी चीज में अपने आप को प्रोकास्टिनेट नहीं कर रहा है। तो अगर आप दोनों बच्चों को स्टडी टेबल पे बैठे हुए देखोगे तो एक सिर्फ प्लानिंग में ही लगा हुआ है, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, फिर मंजिल से रिवीजन कर लूंगा, वन शॉट से ये कर दूंगा, क्लास 11th भी रिपीट कर लूंगा, और क्लास 11th का बैकलॉग भी कंप्लीट कर लूंगा, PYQs भी कर लूंगा। ये करे जा रहा है मन ही मन में उसने। अगर इसकी टू डू लिस्ट देखोगे ना तो इससे भी ज्यादा है, तो टू डू लिस्ट की इसकी बहुत लंबी है। बट इससे अगर कोई कान में जाकर पूछे कि बेटा तूने किया क्या है, बोले अभी सिर्फ प्लानिंग तो करने दो, एग्जीक्यूट उसको बाद में करूंगा। ये जो है इससे पूछा तूने भाई, बोले कुछ नहीं सर बैच ज्वाइन कर रखा है, जो हमारे टीचर बोलेंगे वो मैं फॉलो करूंगा। सिंपल सी कहानी है। नाउ यू डिसाइड कि आपको किस तरफ जाना है। क्या मेरी बात समझ गए, है ना? सिर्फ प्लानिंग में ही मत लगे रहना, ठीक है? चलिए, हाँ सॉरी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूं कि प्लीज इसको देख लीजिए। नाउ सर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है रो
इनटू कॉलम। वैसे तो चार तीन और होते हैं बट हम उनको फॉलो नहीं करते, हम रो क्रॉस कॉलम से ही चलेंगे। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला था कि डिटर्मिनेंट, क्या आपके सामने मेजर टास्क क्या है? दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट बनाना, या एक डिटर्मिनेंट को बिखेर के दो डिटर्मिनेंट बनाना? क्या टास्क है आपके पास में? सर हमारे पास में एक्चुअल टास्क जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो ये है कि एक डिटर्मिनेंट को बिखेर के या तोड़कर दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करना। मैंने कहा इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या लगती है? बोले कि सर बहुत सिंपल सी कहानी है, इसके जो जो एलिमेंट्स होंगे, इसके जो जो एलिमेंट्स होंगे उसमें हम देखेंगे रो में क्या कॉमन है, इसमें रो में क्या कॉमन है, इसमें रो में क्या कॉमन है। जो रो में कॉमन आएंगे उससे पहले डिटर्मिनेंट की रो बनेगी, जो कॉलम में कॉमन आएंगे उससे सेकंड वाले डिटर्मिनेंट्स के कॉलम बनेंगे। ऐसे करके हम इसको दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ लेंगे। यही हमारा मैक्सिमम अच्छा टास्क है ना? क्या ये बात क्लियर है एकदम? ईमानदारी से बताना, ठीक है। अब इसी टास्क के बेसिस पर मैंने आपको एक सवाल दिया था, ठीक है जी। कितने लोग इसको कर पाए, ईमानदारी से बताइएगा। सर ईमानदारी से अगर हम बताएं तो मुझे इसको अब, अच्छा सर मुझे रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ, A1 B1 A1 B1 A1 B1। रो 2 में क्या कॉमन दिख रहा है? A2 B2 A2 B2 A2 B2। रो 3 में A3 B3 A3 B3 A3 B3। सामने देखिएगा प्लीज, ठीक है। तो इसको मैं दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक कर रहा हूं दोस्तों। जो रो में कॉमन दिख रहा है वो रो में रख देना। सर यहां पे हमें A1 B1 दिख रहा है तो यहां पर रख दो A1, यहां पर रख दो B1, यहां पर जगह खाली है। कॉलम में अगर कॉमन देखने की बात करूं तो X1 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 Y1 Y1 Y1। तो कॉमन, कॉलम में कॉमन कौन दिख रहा है? X1 Y1। X1 को रख दिया यहां पर, Y1 को रख दिया यहां पर, ये वाली जगह खाली है। तो ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट जरा चेक करना ये वाला आ रहा है कि नहीं। पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई किया, A1 X1 B1 Y1 प्लस एक जगह सर जीरो रख दो कहीं पर भी, चाहे जीरो यहां रख दो चाहे जीरो यहां रख दो, ये वाली जगह खाली है, यहां चाहे कुछ भी रख दो, ठीक है। फिर मैंने कहा कॉलम 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर, X2 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 Y2 Y2 Y2। तो यहां आ जाएगा जी X2, यहां क्या आ जाएगा Y2, और यहां आप रख दीजिए कुछ भी। व्हेन आई से कुछ भी, दैट मींस कुछ भी, हाँ ना, सिंपल सी कहानी है। अब दूसरा एलिमेंट चेक कर लो, A1 X2 B1 Y2 प्लस 0, बिल्कुल सही सर। सर यहां पे आ जाएगा X3 Y3, क्लियर है। रो 2 में कॉमन क्या दिख रहा है सर? A2 B2। तो यहां पर आ जाएगा A2, यहां पर आ जाएगा B2, यहां पर क्या आ जाएगा 0, ताकि अगर मुझे ये वाला एलिमेंट बनाना हो तो इसकी रो 2 और इसका कॉलम 1, A2 X1 B2 Y1 प्लस 0। सर यहां कितना कॉमन दिखाई दे रहा है? दिस इज A3 B3 और यहां दिख रहा है जी 0, है ना। नाउ सर ये HHPP सिचुएशन हो गई। क्यों? क्योंकि एक डिटर्मिनेंट की पूरा कॉलम, एक डिटर्मिनेंट का पूरा कॉलम 0 है, दैट मींस इसकी वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। कितने लोगों को बात समझ में आई कि सर ये ऐसे प्रूव हो जाएगा? अब जहां पर मैंने ये डैश 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 लगा के छोड़ दिया तो कुछ बच्चों के मन में आएगा सर यहां क्या रखना है? तो मैंने कहा यहां पर अल्फा बीटा गामा, है ना, LMN, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, जो तुझे ठीक लगे वो रख दे, जो तुझे ठीक लगे वो रख दे। कोई बच्चा बोले सर मैं तो यहां 0 0 0 रखूंगा और मैं यहां पर XYZ लिखूंगा या फिर अल्फा बीटा गामा रखूंगा। मैंने कहा वो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है एकदम, है ना। तो सर हमें अब एक सवाल और करना चाहिए, क्या बोलते हो? आ जाओ, आपके सामने मॉड्यूल वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। मॉड्यूल का सवाल है, इनमें से कौन सा जवाब है सही वो आप जवाब दीजिएगा। सिंगल करेक्ट टाइमलेस पोल कंडक्ट करवा रहा हूं और आराम से सोचो, इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ के लिख दीजिए और मुझे जवाब बताइएगा प्लीज, ठीक है। MDH, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल आपके सामने है। दिखने में ये जो डिटर्मिनेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कैसा है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। सोचो सोचो सोचो, तब तक मैं आपके डाउट देख लेता हूं। डाउट अगर कुछ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा लॉजिकल पूछिएगा कि हाँ सर ये वाली चीज थोड़ी इंटेंस। सर अगर दोनों डिटर्मिनेंट में 0 0 रख दे, अरे रख देना भाई, जब मैं बोल रहा हूं कुछ भी। अब कुछ भी में तेरे दिमाग में जो भी आ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा की जगह 0 0 0 रख दे, तो दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी।
पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूं, क्लास के बाद में मेरा टाइम बस नोट्स बनाने में ही चला जाता है और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते, तो क्या करूं? तो नोट्स को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाओ, ठीक है? नोट्स को क्या कर दो, थोड़ा इफेक्टिव। अब सर इफेक्टिव मतलब, अब जैसे मान लो आप यही सवाल नोट करने की बारी है आपकी, तो ऑप्शन मत नोट करो, ऑप्शंस तो यहां पे आपको दिखाने के लिए है। आपने सीधा सीधा और इसका जवाब कि दो डिटर्मिनेंट्स में कैसे टूटेगा ये, ठीक है ना? इफेक्टिव नोट्स बनाओ, थोड़ा तेजी में नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि जमा जमा के मैंने नीले रंग से लिखा है तो तुम भी ब्लू पेन से क्वेश्चन लिख रहे हो, फिर ब्लैक पेन से ऑप्शंस लिख रहे हो, फिर जमा जमा के सॉल्यूशन लिख रहे हो। नहीं जी, ये नहीं करना आपको, ठीक है? थोड़ा सा इफेक्टिव, इफेक्टिव करोगे तो थोड़ा तेज हो जाएगा। ऑप्शंस मत लिखो, ठीक है? दूसरा, और जो रिपीटेड एग्जांपल्स है उनको मत लिखो, ठीक है? तो थोड़ा आप उसमें कट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे रिपीटेड एग्जांपल मतलब कि इसमें से बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जो बोलेंगे सर ये सवाल तो मैंने कर दिया, और ये सवाल जो आपने पिछली वाली क्लास में एक सवाल करवाया था cos a cos b प्लस sin a sin b वाला, ये उस जैसा ही है, तो इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझ लो। हाँ, जो अच्छा सवाल है उसको जरूर लिखो। थोड़ा सा इफेक्टिव आप जाइए प्लीज। तब तक मैं आपको साथ में टाइम दे रहा हूं, मैं ध्यान रखना, मैं इधर डाउट भी देख रहा हूं। तो डीपीटी सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, पर सॉल्व हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पहले ही दिन अगर चाहते हो कि डीपीपी भी तेजी से सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, धीरे धीरे इन सब चीजों में स्पीड बनती है। लक्ष्य जेई 2025 का एक्सेस नहीं मिला अभी तक, ठीक है बेटा? वहां पर आपके पास में बैच के ऐप सेक्शन, मतलब ऐप के अंदर कहीं पे सपोर्ट या कॉन्टेक्ट अस वाला होगा, वहां पर एक बार क्वेरी रेज कर दो, जो टेक टीम है वो आपको एक्सेस दे देगी, अगर आपसे प्रॉमिस किया गया था तो। सर लाइव चैट नहीं, मेरा लाइव चैट नहीं चल रहा, सेम टेक टीम को। सर सी आर वाला नहीं हुआ, सी आर कॉलम क्रॉस रो वाला नहीं हुआ, तो आदित्य बेटा मैंने ये बोला था कॉलम क्रॉस रो वाला आपको खुद करना है। मैं तेरे को 3 बता चुका हूं, तो चौथा तो खुद कर ही सकता है। सर 1 लॉग इज इक्वल टू, लॉग के अंदर 1 होना चाहिए, 1 के बाहर लॉग रखा हुआ है तूने, इज इक्वल टू बेवकूफ। और कौन बेटा खुद बन रहा है तू बेवकूफ? लॉग के अंदर तो कुछ रख, लॉग 1 विद बेस 10, इसकी वैल्यू 0 होती है। वॉल्यूम कम है तो तेज कर ले। ये कैसा डाउट है? मतलब डाउट कुछ है नहीं, बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनना। इस डिटर्मिनेंट को मैं 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ने वाला हूं, देखते रहना। 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ने वाला हूं। वही कहानी है, आपको रो में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर, ये लिखा हुआ है 1, दिस इज a इंटू ए, दिस इज a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दिस इज 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से सबको रो 1 में 1a स्क्वायर कॉमन दिखा होगा। सिमिलरली कॉलम 1 में आ जाओ, 1 दूसरे वाला a को देखो, a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर। तो कॉलम 1 में भी कॉमन है 1a स्क्वायर, तो ये आ गया 1a स्क्वायर, ठीक है? और साथ साथ में एक बार वापस बैक ऑफ द माइंड में इसको रिकैलकुलेट करते भी रहो कि अगर मैं वो वाला एलिमेंट निकालने जाऊंगा तो पहली रो और पहला कॉलम करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होकर जुड़ेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, वो तो आ गया सर, ठीक है। अब आ जाइए कॉलम, सॉरी रो 1 का तो हो गया, अब कॉलम 2 में आ जाओ। सर यहां पे दिख रहा है 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर, ठीक है? b की पावर 4 को ऐसा लिखा हुआ देखो, और 1b स्क्वायर, तो ठीक है सर, यहां पे आ जाएगा 1b स्क्वायर। और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है सर? 1c स्क्वायर। खत्म। कैसा लगा? तो जो कॉलम में कॉमन है वो कॉलम में रखे जाएंगे, कॉलम कहां पर रखे जाएंगे? सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में। जो रो में कॉमन है वो पहले वाले डिटर्मिनेंट की रो बनेगी, ठीक है? अब यहां पर देखोगे तो 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर 1b स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 1b स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा सर 1c स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? सर मेरे ख्याल से जवाब भी आ गया है ना? एक बार हमें रीचेक भी कर लेना चाहिए, क्या हमारा ये वाला एलिमेंट बन रहा है? जरा देखना, क्योंकि सर देखो इस एलिमेंट को बनाने के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम यूज होगी, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बन गया सर। इस एलिमेंट को बनाने के लिए 1 प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बिल्कुल बन गया सर। इस एलिमेंट को बनाने के लिए सर थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 सी स्क्वायर प्लस सी की पावर 4, बिल्कुल सेट बैठ रहा है सर एक। तो ये हमारे पास में डेल्टा आ गया, ठीक है? और अगर मैं इसी में ही ट्रांसपोज ले लूं, ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो कॉलम जो है वो रो में बन जाएंगी।
तो यहां पर बेसिकली अब मैंने ट्रांसपोज लिया, ध्यान रखना। तो पहला कॉलम आपका ये था, जो आपका ये पहला कॉलम है वो बन जाएगी पहली रो 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, है ना। कितने लोगों को ये दिखाई दिया कि ये डिटर्मिनेंट नंबर 112 का स्क्वायर लिखा हुआ है? कैसे पता चला सर? देख लो, ये और ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। मैंने कहा ये डिटर्मिनेंट है कौन सा? तो सर ये है 112 नंबर डिटर्मिनेंट, याद आया? और 112 मतलब सबसे छोटा डिटर्मिनेंट। चलिए जी, इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो क्या होता है सर? a माइनस बी, फिर आता है b माइनस सी, और फिर आता है c माइनस ए। याद है? कुछ डिटर्मिनेंट आपको याद रखने के लिए बोले थे। तो सर ये एक ही झटके में सॉल्व हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और बार बार मैं सिर्फ उसी तरीके से इसको तोड़ रहा हूं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। कितने लोगों को बात समझ में आई? एसएमजे लिखकर भेजें प्लीज। 60 या लगभग 57% जनता का सही जवाब है। बाकी जनता जिनको नहीं समझ में आया, प्लीज एक बार देखें कि मैंने क्या किया है। अब तुम्हारे मन के कुछ सवाल है ना कि सर ये तो बड़ा ही इफेक्टिव मेथड है, वो ऑपरेशंस वगैरह सोचने के रिस्पेक्ट में ये वाला जो है कि एक डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में तोड़ दो, तो सर ये वाला तो मौसम, मतलब ये वाला जो तरीका है ये तो बहुत खतरनाक है, ये बड़ा ही अच्छा है ना। कि सर देखो ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड डिटर्मिनेंट एक लाइन में ही सॉल्व हो गया। अब अगर हम इसमें ऑपरेशन लगाने जाएं, लेट्स से कि आपको ये वाली चीज नहीं समझ में आई, तो दूसरा तरीका बचता है रो या कॉलम ऑपरेशंस। सर वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा हाँ, तो मैं तुम्हारे मन के ही सवाल ले आया हूं। आप बोल सकते हो कि अंतर्यामी वाला काम कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सर इसका कोई परफेक्ट मेथड है या सोचना ही पड़ेगा? दैट मीन्स एक बच्चा बोलता है कि सर इज देयर एनी मेथड, कोई फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली इनको दो को बना दे? मैंने कहा कोई मेथड नहीं है, सोचना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, सोच सोच के करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सोच सोच के करना होगा। पहला सवाल तो ये। और वो सोच जो है हमारी, वो कौन सी चलेगी? मतलब किस प्रकार की सोच हमारी चल रही है? सर वो चल रही है डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाली। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाली। जैसे आप दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो कौन सी रो कौन सा कॉलम उठता है, वो वाली सोच चलेगी। सोच सोच के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला सवाल, क्योंकि ये मेथड बच्चों को थोड़ा आसान लगा तो ये सवाल तो आना जरूरी था। क्या हर सवाल में ये मेथड लगा सकते हैं? क्या हर सवाल में ये मेथड लगा सकते हैं क्या? सर हमने डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले भी आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें बताई थी ना, प्रॉपर्टीज बताई थी, फिर ऑपरेशंस बताए थे, किंग्स प्रॉपर्टी जो की। तो सर वो सारी एक तरफ, ये वाला मेथड हमें अच्छा लग रहा है, तो क्या इसको हम हर सवाल में लगा सकते हैं? तो आंसर इज नो। जैसे ही मैंने इस सवाल का जवाब दिया कि आंसर इज नो, तो फिर आएगा सर ये वाला सवाल। अगर मैं इसका आंसर लिख देता यस कि हां हर सवाल में लग जाएगा, तो फिर ये सवाल पैदा ही नहीं होता, नीचे वाला। अब मैंने जब इसका बोला कि इसको हर सवाल में लगा सकते हैं क्या, तो आंसर इज नो। तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में लगाना है? आपने बोला कि हर सवाल में नहीं लगा सकते, है ना, हर सवाल में तो नहीं लगा सकते। तो सर क्या हिंट है, क्या तरीका है, कैसे पता चलेगा कि इसको किस क्वेश्चन में लगाना है? मैंने कहा मैं हिंट बता रहा हूं, ध्यान रखना। हिंट ध्यान सुनिएगा प्लीज। कोई भी आपको एक डिटर्मिनेंट दिखे जिसकी हर एक टर्म इस प्रकार की है, बड़ी बड़ी टर्म्स है, मतलब तीन लोगों का एडिशन है या दो का एडिशन है, ऐसे हर एक टर्म का मतलब कि पहली A11 तीन लोगों का एडिशन है, A12 भी तीन लोगों का एडिशन है, A13 भी तीन लोगों का एडिशन है। तीन का भी एडिशन हो सकता है, दो का भी एडिशन हो सकता है, ठीक है। तो हिंट है इस प्रकार की अपीरियंस। हिंट क्या है दोस्तों? इस प्रकार की अपीरियंस। इसको क्या लिखोगे? इसमें हम हिंट में क्या लिख देंगे सर? दिस इज ईच टर्म या टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, साथ साथ में चाहो तो लिख लो, टर्म्स ऑफ डेल्टा आर एडिशन ऑफ टू और थ्री टर्म्स।
मतलब कहीं पर भी आपको एक ऐसा डिटर्मिनेंट दिख रहा है जिसमें हर एक टर्म जो है वो 2 या 3 लोगों की एडिशन है, इस प्रकार की, है ना। एक तो ये हुआ। अब दूसरा, इसका बेटा कोई परफेक्ट मेथड नहीं है ना। अब इसका, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा प्लीज, लगा के देखो, मतलब एक डिटर्मिनेंट को, इस हिंट को कॉपी करते हुए आपने देखा कि यहां से डिटर्मिनेंट थोड़ा बड़ा है, उसकी टर्म जो है वो 2 या 3 टर्म्स की एडिशन है, तो हमने इसको लगा के देखा। वी विल ट्राई कि हाँ भाई ये वाला मेथड डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन वाला लग रहा है कि नहीं। लगा के देखो, अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले सिचुएशन। बट अगर नहीं लगे तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर आप क्या करो, ऑपरेशंस या फिर प्रॉपर्टीज लगाओ। तो उस केस में आप यूज ऑपरेशंस या फिर प्रॉपर्टीज, है ना। ऑपरेशंस या फिर प्रॉपर्टीज कि आपको दिख गया कि एक डिटर्मिनेंट आपके सामने आया, फिर या तो उस पर ऑपरेशन लगा लो या प्रॉपर्टीज से जाओ कि डिटर्मिनेंट वाला मेथड तो हमसे सर ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड तो नहीं लग रहा, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, ये तुम्हारे मन के सवाल थे, सारे मैंने लिख दिए हैं भाई। अब जैसे जितने भी डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व किए सर, ये देखो इसकी हर एक टर्म 3 लोगों की एडिशन है, 3 की एडिशन, 3 की एडिशन, 3 की एडिशन। इसलिए पिछला सवाल आपने सॉल्व किया, इसकी हर एक टर्म 2 लोगों की एडिशन है ना। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है जेईई मेंस 2014 का, ये काफी अच्छा सवाल है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। एक टाइमलेस पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, आराम से देखिएगा प्लीज कि इसका जवाब क्या आता है ना। आराम से देखना प्लीज। अब सर इसमें अगर आप देखो तो उसने पहले ही डिफाइन कर दिया है अल्फा कॉमा बीटा जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, और एफ ऑफ एन जो है वो ये है। इसका मतलब जैसे एफ ऑफ एन ये है तो डिटर्मिनेंट में एफ ऑफ वन यूज हो रहा है, तो अगर मैं एफ ऑफ वन की बात करूं तो सर वो आ जाएगा अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1। एफ ऑफ 2 की बात करूं तो सर वो आ जाएगा अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2। मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की शक्ल परिवर्तन का मतलब कि जहां जहां पर जो वैल्यू है, यहां पे लिखा हुआ है सर 3 1 प्लस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का मतलब है सर ये लो। जब मैं इस डिटर्मिनेंट को लिख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है इसकी हर एक टर्म 3 लोगों का एडिशन है ना। 1 प्लस एफ ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। फिर अगले वाला है 1 प्लस एफ ऑफ 2, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर सर ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फिर सर ये है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर ये है 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये है 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। सर लगभग इसकी हर एक टर्म, सभी मतलब सारी की सारी टर्म्स 3 टर्म्स का एडिशन है, परंतु ये वाली जो टर्म है 3, ये 3 टर्म की एडिशन नहीं है। तो मैंने लगा दी बादामी बुद्धि। सर बादामी बुद्धि कौन सी होती है? जो बचपन से हमने बादाम खा खा कर मनी वेस्ट थोड़ी की है भाई, बुद्धि मजबूत की है। तो मुझे यहां वाली जो टर्म है वो 3 लोगों का एडिशन नहीं दिख रही थी, तो मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है भाई, अब शुरू हो जाओ। अब क्या हो जाओ, शुरू हो जाओ। है ना। और इसकी वैल्यू वो बोल रहा है दैट इज के इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए। तो अब सर वापस से सोचा, मैंने कहा यार पहली रो में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 1 1 1। यहां पे सर 1 इंटू 1, ये वाली टर्म आपको दिखनी चाहिए 1 इंटू 1, ये दिखना चाहिए अल्फा इंटू 1, और ये वाली टर्म दिखनी चाहिए बीटा इंटू 1। सर ये 1 इंटू 1, अल्फा स्क्वायर इंटू 1, बीटा स्क्वायर इंटू 1। तो रो 1 में कॉमन क्या आ गया? इसका एक डिटर्मिनेंट रो 1 में कॉमन आ रहा है सर 1 1 1। अब रो 1 में 1 1 1 कॉमन कैसे आ रहा है सर? 1 1 1 यहां भी है, 1 1 1 इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में भी है, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन भी है। तो मैंने कहा यार अब कॉलम बता दे। तो सर ये लिखा हुआ है 1 इंटू 1, ये लिखा हुआ है अल्फा इंटू 1, ये लिखा हुआ है बीटा इंटू 1, 1 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर इंटू 1, बीटा स्क्वायर इंटू 1। तो कॉलम 1 में भी मुझे 1 1 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। आराम से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको सोचने में लग रहा है तो आराम आराम चलते हैं।
अब सर पहले रो और पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे में ये वाला एलिमेंट बनाने के लिए सर रो 1 तो फिक्स होगी, यहां पर हमें क्या चाहिए, कॉलम 2। तो कॉलम 2 के एलिमेंट्स कितने लोग एग्री करते हैं कि ये 1 अल्फा बीटा होनी चाहिए, ताकि रो 1 और कॉलम 1, और आप देख भी सकते हो कि कॉलम 2 में 1 अल्फा बीटा, इसको आप लिखो 1, इसको लिख दो अल्फा इंटू अल्फा, इसको लिख दो बीटा इंटू बीटा। तो 1 अल्फा बीटा यहां भी है, 1 अल्फा बीटा यहां भी है, इसको लिख दो 1 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। तो 1 अल्फा बीटा यहां पर भी है। तो आपने बोला था जो कॉलम 2 में कॉमन होगी उसकी कॉलम 2 बना दो, है ना। अब सामने देखना जरा, सर कॉलम 3 में अगर हमें क्या एलिमेंट रखने चाहिए, तो मैंने कहा देख 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख 1 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर, इसको लिख 1 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। मैंने कहा अब आंखें फाड़ के देख, कॉलम 2 में तुझे कॉमन दिखेगा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अब तक मेरा एकदम सही चल रहा है, बिकॉज इन 3 एलिमेंट्स को बनाने के लिए मुझे रो 1 यूज करनी पड़ेगी और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यूज करना पड़ेगा, वही एलिमेंट आ रहे हैं। अब अगली नजर लेके आपने रो 2 में कॉमन क्या दिख रहा है सर, 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा ये वाला बीटा, और यहां पर भी 1 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा सर 1 अल्फा बीटा। और रो 3 में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब कितने लोगों को यह समझ में आता है कि सर इसका ट्रांसपोज लेने पर, इसका ट्रांसपोज लेने पर यही डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बिकॉज ये इसकी रो 1 है, ये सॉरी इसकी कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। कॉलम 1 बन गई रो 1, कॉलम 2 बन गया रो 2, कॉलम 3 बन गया रो 3। तो जब दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू दोस्तों, जब दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम होती है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है भाई, ईमानदारी से बताना ये बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, हाँ है ना। अब एक बार बताओ कितने लोगों को ये 112 नंबर डिटर्मिनेंट दिखा। सर 112 नंबर डिटर्मिनेंट होता है 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर और 1 जेड जेड स्क्वायर। सर ये होता है हमारा 112 नंबर डिटर्मिनेंट। तो मैंने कहा कुछ नहीं भाई, यहां से यहां जाते वक्त उसने x की वैल्यू तो 1 रख दी, y की जगह अल्फा रख दिया और z की जगह बीटा रख दिया। तो x की वैल्यू क्या रखी 1, तो x माइनस वाई, y माइनस z एंड z माइनस x, है ना, और इस पूरे पर स्क्वायर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इसका आंसर, हमारे हिसाब से आंसर क्या है सर, देखो इसको लिख दो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, यहां पर लिख दो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और देखो बीटा माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस बीटा का भी स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि आप इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन लोगे तो इवन पावर है तो सर ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा, पावर इवन लगी हुई है तो -1 की पावर 2, तो यही तो बन जाएगा, है ना। तो इसको लिख रहा हूं 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, पावर 2 है इसलिए आप आपस में इनकी जगह बदल सकते हो, है ना। तो हमारा आंसर ये आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने आंसर ये देना है। तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं, मल्टीप्लीकेशन में अगर कुछ ना दिखाई दे दैट मींस वहां पर 1 होता है। तो हमारे पास में k की वैल्यू क्या आ गई सर, k हमारे पास में 1 आ गया। कुछ लोग इतनी दूर पहुंचने के बाद में एक सिली मिस्टेक करके कि सर देखो बीटा इसमें से अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, तो इतनी स्टेप पे पहुंचने के बावजूद भी और एक हल्की सी थॉट के कारण वो इसका आंसर ऑप्शन डी लगाते हैं -1। समझे कि नहीं समझे, जो कि गलत है, क्योंकि आप ध्यान से देखो इस पे पावर कैसी है, इवन पावर है। कितने लोगों को बात समझ में आई, है ना। चलिए भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा। लगभग 61% जनता का सही जवाब है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना।
अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है यार। वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है बोलो? अगर मान लो आपको ये सब नहीं समझ में आया, तो एक तरीका और कौन सा है सर? ऑपरेशंस। ऑपरेशन के लिए किसी ने मना थोड़ी किया है, हाँ है ना? तुरंत कर दिया करो ऑपरेशन। बोला था ना कि आप डॉक्टर भले ही ना है, परंतु ऑपरेशन तो सर कर ही सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। एक सेकंड बस कचरा हटा दूं। सर कचरा यहां बोर्ड पे कहां हटा रहे हो? कचरा तो चैट में बैठा है। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, उनको करने दे भाई। कई कई बार क्या होता है, इंसान की कुछ तकलीफें रह जाती हैं, है ना? ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। तो जितने भी लोग चैट में बकवास कर रहे हैं वो वही हैं। सताए कैसे हुए हैं सर? उनके दोस्त उनसे बात नहीं कर रहे, गर्मियों का महीना चल रहा है, ठंडे पानी की बोतल नहीं मिल रही है पीने के लिए, घर वाले कूलर के आगे सोने नहीं दे रहे, शाम को मम्मी मनपसंद सब्जी नहीं बना रही, है ना? सर दोस्त वोस्त तो छोड़ो ही, कहाँ से बात करेंगे, दोस्त तो है ही नहीं, है ना? तो वो बेचारे अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो उनको ये पढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म नहीं दिखता, उन्हें ये कढ़ाई कढ़ाई वाला प्लेटफॉर्म दिखता है। बोले यार यहां तो कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो उसका नाम, मान लेते हैं उसका नाम, अगर कोई स्पैमर है उसका नाम सचिन है, तो वो आपस में पता कैसी बात करेगा? बोले बेटा सचिन, तेरे को तो यार पूरी दुनिया ने यहां पर इतना दबा रखा है, तेरी कोई सुनता ही नहीं, है ना? तेरे को कोई कुछ मानता ही नहीं बाहर की दुनिया में, पर यहां पे चैट सेक्शन में तू राजा है। कुछ भी लिख, किसी को भी हाय लिख दे, दोस्ती करोगी क्या? इसको पता है बाहर जाकर इसने अगर ये हरकतें की तो दोस्ती इससे बाकी लोग कर जाएंगे और दोस्ती उसकी सैंडल कर लेगी इससे। फिर घर पे आएगा, पिताजी की जूती भी कर लेगी, पिताजी की चप्पल भी कर लेगी। ये तो उसको पता है, बाहर वाली दुनिया में तो हरकतें भाई साहब हिसाब तुरंत हो जाता है। यहां उसको दिख रहा है कि एक आधी लड़की का नाम दिख लिया, दोस्ती करोगी क्या? हाँ, हाँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, है ना? मैं यहां से हूं, तुम कहां से हो? तो ऐसे लोग जो आपको चैट सेक्शन में दिखे, स्पैमर नहीं बेटा, ये क्या है, थोड़े से सताए हुए हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको कभी कोई बार कभी मिले, जब तुम जेई वेई में सेलेक्ट हो जाओ, कभी अपने दोस्त मोहल्ले में आपको कोई स्कूल में मिल जाए कि यार मैं भी लक्ष्य जेई 2.0 में हूँ, मैं तो उस क्लास में स्पैमिंग करता हूँ, तो उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं देना है कि स्पैमिंग गलत बात है, तेरी वजह से टीचर को गुस्सा आ जाता है, क्लास का रिदम बिगड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल ज्ञान नहीं देना। उसको एक बढ़िया समोसा गर्मा गर्म और एक 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, 40 रुपए का आपको खर्चा करना पड़ेगा, और सर पे आराम आराम से, जैसे माँ फेरती है ना अपने बेटे के सिर पे हाथ, वैसे ही बोले बेटा घबरा भाई, घबरा मत, सब सही हो जाएगा, भगवान के दर घर देर है अंधेर नहीं है, बोले तेरे अभी बढ़िया होगा, भला होगा। वो सिर्फ प्यार का ही तो भूखा है बेचारा। जैसे ही तो उसके सर पे हाथ फेरे, देखना कोल्ड ड्रिंक पीते पीते आंखों में से आंसू आ जाएंगे उसके, और तेरी मतलब तेरी झोलियों में गिरकर एकदम रोने लगेगा। बोले भाई तू है, मुझे समझ रहा है, माँ की दुनिया कुछ नहीं समझती, स्पैमर समझती है मुझे। ऐसे, ठीक है, ऐसे उनका ध्यान रखना है, समझे? आ जाइए। हाँ बेटा, बाकी स्पैमर लोग अपना काम चालू रखो यार, यहां तो लिख सकते हो ना, ये आपके पास टोटल फ्रीडम है। मैं बैच मैनेजर को और कह दूंगा इनको ब्लॉक मत करना, कम से कम यहां पे तो इनकी आवाज ना दबाई जाए। ठीक है, आ जाइए ना। अगर आप ध्यान से देखो, दैट इज यूट्यूब मेथड आप बोल सकते हो, ध्यान से देखो तो अगर आपको ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड नहीं समझ में आया तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास में ऑपरेशंस, तीसरा ऑप्शन है यूट्यूब मेथड। कितने लोगों को यह समझ में आता है कि सर ये जो के है ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर ये अल्फा बीटा के ऊपर डिपेंड भी कर सकता है ना? तो कुछ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू ले लो, अल्फा 0 ले लो, बीटा 1 ले लो, है ना? अच्छा अल्फा 0 नहीं ले सकते, तो आपने क्या किया, अल्फा 1 ले लिया और बीटा -1 ले लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास में 3, अल्फा 1 और बीटा -1, ये कितना आएगा 1। सर यहां पर दोनों का स्क्वायर 1 1, ये भी 3, फिर सर ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अरे बेटे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी,
क्योंकि सर अल्फा बीटा अपोजिट साइन के, तो ये कैंसिल हो गया, ये 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा 1, ये 3, ये 1, ये 3। अब राइट हैंड साइड में बचा k इंटू अल्फा, आपने 1 लिया है, अरे यार अल्फा 1 मत ले लेना। अल्फा 1 लेने से पता क्या होगा, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, तो k कौन है हमें कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग दैट इज गया। तो कुछ और वैल्यू ले लो, अल्फा भी -1 ले लो यार, अल्फा भी -1 ले लो, पर फिर ये 0 हो जाएगा। अल्फा को 2 ले ले, ठीक है ना। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है, अल्फा 1 लेने की बजाय आप एक काम करो, अल्फा को 2 ले लो, ठीक है। अब यहां से आप k की वैल्यू निकाल लो। नाउ फाइंड k। अल्फा 2 बीटा -1 इसमें भी रखना, अल्फा 2 बीटा -1 यहां से निकलना, देखना k का आंसर सेम आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है भाई, अब थोड़े चैलेंजर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये लो, है ना, यूट्यूब मेथड फेल। शुक्ला जी सुधर जाओ। शुक्ला जी ने भाग के बोला है बस भाई साहब, यूट्यूब मेथड फेल सर। अबे लिटिल गोलू क्या ही बोलूं, उसमें 1 की जगह कुछ और वैल्यू रख देना, बिकॉज 1 रखने से राइट हैंड साइड 0 हो जा रही है, तो के पता नहीं चल पाएगा। हाँ हाँ हाँ, आ गया है मेरा बेटा राहुल। राहुल लिख रहा है हाय पायल, और हाय में भी 3 आई है। हाँ, हाय पायल बेटा, पायल राहुल के जरा घुंघरू तोड़ दो, है ना। और क्या है, सैंडल पहनती हो नुकीली हील वाली, हाइट ऊपर करने के लिए, थोड़ी फैशन स्टाइल जो भी होता है, उसका जो वो हील वाला हिस्सा है, आई होप ऐसी होती होगी। बस यही राहुल भैया को आपको गिफ्ट करना है। अगस्त का महीना आने वाला है ना, अगस्त का महीना आ ही रहा है, रक्षाबंधन आती है, तो बेटा पायल आपको ये वाली गिफ्ट करनी है, और यहां पर लिखना है राहुल भैया, हील की इस लंबी लाइन पर, राहुल भैया सप्रेम आपकी बहन की तरफ से भेंट स्वीकार करें, और अपनी हरकतें सुधार लो, वरना आपकी और भी बहनें आपको ये भेज देंगी। गजब है भाई। आ जाइए। विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर जाकर आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है। स्टेज मतलब वो वाला नहीं बे, पहले स्टेज वगैरह का नाम आता था तो ऐसा लगता था कि मतलब सर फंक्शन की बात हो रही है, एनुअल फंक्शन, 15 अगस्त वाला फंक्शन, 26 जनवरी वाला फंक्शन, वो स्टेज नहीं। मतलब किसी भी स्टेप में जाकर आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। कुक्ड कुक्ड नहीं है भाई, प्यार के भूखे हैं, प्यार के भूखे। अब इनको प्यार के भूखे बोले कि लूखे बोले, ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए अब जरा देखने वाली बात है, इसको चैलेंजर इसलिए बोला है बिकॉज सर यहां पर 3-3 टर्म्स तो नहीं दिख रही एडिशन में, तो मैंने कहा 2-2 दिख रही है, 2-2 से काम चल जाता है। समझ में, ऐसा नहीं है कि हर एक टर्म 3-3 की एडिशन हो। जैसे आपने ये वाला सवाल जो आज क्लास में आते किया था, इसमें हर एक टर्म कहां थी 3-3 की एडिशन, 2-2 से भी काम चल गया। 2 टर्म्स का एडिशन है ये वाली टर्म, तो 2 में भी हम खेल सकते हैं सर, बट खेलना बहुत अच्छे से है। आ जाइए। अब यहां पर पहली ऑब्जर्वेशन जो आपको रखनी है वो ध्यान रखना, वो ये है कि a प्लस बी ब्रैकेट में है, c प्लस डी ब्रैकेट में है। सवाल बनाने वाले भैया को आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने ये दोनों ब्रैकेट में रखे, है ना। जहां जहां पर आप देखोगे a प्लस बी एक साथ है, c प्लस डी एक साथ है, a प्लस बी एक साथ है, c प्लस डी एक साथ है, a प्लस बी एक साथ है, c प्लस डी एक साथ, a प्लस बी एक साथ, सारी जगह यही हो रहा है। दैट मीन सर हम भी जो डिटर्मिनेंट तोड़ेंगे उसमें a प्लस बी एक साथ रखेंगे, एक टर्म होगी हमारे लिए, और c प्लस डी भी हम एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो अब जरा देखना, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें पैरेलल एक थिंकिंग चलती रहनी चाहिए आपके दिमाग में।
चलिए भाई, और ये जो 2 है ये आपको 1 + 1 दिखना चाहिए, दो टर्म्स का एडिशन तो दिखना ही चाहिए कम से कम है। चल भाई आजा, अब यहां पर पैरेलल थिंकिंग रखते हैं। मैंने कहा यार देख, मुझे रो में 1 × 1, 1 और 1 का सम, a + b × 1, c + d × 1। फिर अगर जैसे आपने a + b और c + d को एक साथ देखा, वैसे ही इस पूरे डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखो, a b एक साथ है, c d एक साथ है, जहां जहां पर भी लिखा हुआ है a b एक साथ, c d एक साथ। तो हम क्या करेंगे सर, ये भी a b × 1 और c d × 1। तो मैंने कहा रो 1 में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आराम से देखना। तो 1 1, और सर हमें अब यहां पता नहीं क्या आएगा, अभी हम यहां पे खुद डाउट में है कि क्या आएगा, बट 1 1 कॉमन में दिख रहा है। फिर मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। अच्छा, अब इस पहले एलिमेंट को बनाने के लिए, जैसे मुझे यहां पर 2 चाहिए, तो कॉलम 1 में भी आपको यहां पर 1 दिख रहा है और यहां पर 1 दिख रहा है, फिर ए बी इंटू यहां पर भी 1 दिख रहा है, सी डी इंटू भी 1 दिख रहा है। तो कॉलम 1 में भी मुझे 1 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, और एक जगह मुझे 0 लिखना पड़ेगा। सिर्फ एलिमेंट वाइज एलिमेंट सोचो, पूरा डिटर्मिनेंट एक साथ देखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स या बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के, वो अपने आप बन जाएंगे। आप सिर्फ फोकस कीजिए इस पहले वाले पर। सर ये वाला बन गया क्या? हाँ, क्योंकि रो 1 और कॉलम 1 को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके जब हम जोड़ेंगे तो सर हमारे पास में आंसर 2 आ जाएगा। मैंने कहा अब फोकस कर इस एलिमेंट को बनाने के लिए। तो यहां पर कॉमन आपको दिख रहा है a + b, a + b, a + b, ये रहा, c + d, c + d, c + d। तो मैंने यहां पर क्या रखा, कॉलम 2 में जो मुझे कॉलम 2 में कॉमन दिखाई दे रहा है, दैट इज, आराम से देखिएगा प्लीज, a + b, यहां पर c + d और यहां पर 0। मेरा ये वाला एलिमेंट भी बन गया क्या? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a + b × 1, c + d × 1 + 0। अगर आपको यहां पे डाउट लग रहा है कि मैं डैश लगा रहा हूं, तो यहां पर भी 0 लगा दीजिए। ठीक है भाई? अब ठीक है, चलते हैं। अब सर इस एलिमेंट को बनाने के लिए फिर से आप अगर कॉलम 3 में कॉमन देखोगे तो ए बी सी डी, यहां पर ए बी, यहां सी डी, यहां पर ए बी, यहां सी डी। तो मुझे कॉलम 3 में ए बी सी डी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां लिखा ए बी, यहां लिखा सी डी और यहां लिख दिया 0। तो केवल रो 1 की मदद से आप आराम से देखिए, एक डिटर्मिनेंट का तो एक रो और एक पूरा डिटर्मिनेंट तैयार हो गया, है ना? अब आ जाइए कॉलम 2 में, सॉरी रो 2 में। रो 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है a + b, c + d, a + b, c + d, a + b, c + d। तो सर रो 2 के तो एलिमेंट्स मिल गए, a + b, c + d 0, क्योंकि मुझे यही कॉमन दिखाई दे रहे हैं। देख ले, a + b, c + d, a + b, c + d, ये रहा a + b और ये c + d, है ना? अब जरा ध्यान से देखना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वाला एलिमेंट बनाने के लिए a + b × 1 + c + d × 1, तो ये आ गया। अब सर ये वाला एलिमेंट नहीं बन रहा हमारा, ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट नहीं बन रहा। मैंने कहा यार इस एलिमेंट में क्या दिक्कत हुई, क्योंकि अभी अगर हम रो 2 और कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा a + b का स्क्वायर और c + d का स्क्वायर और बीच में आ जाएगा प्लस साइन। हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए। हां, अगर मैं a + b को c + d से मल्टीप्लाई करूं और c + d को a + b से मल्टीप्लाई करूं फिर जोड़ूं, तो ये वाली टर्म आ रही है। ठीक है, तो इसलिए अब इसको बोलते हैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है, a + b और c + d की जगह बदल दो, क्योंकि ये रो 2 में कॉमन है। तो रो 2 में कॉमन है तो कौन पहले कौन बाद में वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। और वैसे भी देख ले, यहां पर a + b पहले है, यहां पे c + d पहले है, तो कोई भी पहले हो सकता है। तो मैंने c + d और a + b की जगह बदल दी। ऐसे जगह बदलने से फायदा क्या हुआ, हमारा जो ये वाला एलिमेंट है ये अभी भी आ रहा है, देख लो आराम से, दिस इंटू वन जोड़ोगे वही एलिमेंट आ रहा है। अब यहां फायदा हो गया, अब हमारा वो वाला एलिमेंट मिल गया, ये जो आपको चाहिए था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सर ये आ जाएगा a + b × c + d, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सर ये भी आ जाएगा a + b × c + d, और ये दोनों सेम है तो इसको 2 टाइम्स लिख दो और ये वाला एलिमेंट आ गया। और ऐसा ही करने से अगले वाला आ गया, क्योंकि देखो ये इसका पहला एलिमेंट है, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट ये है, इसको हमें बनाने के लिए रो 2 और कॉलम 3 लगेगा। तो a + b × c + d और यहां पर आ जाएगा c + d × a + b और 0 × 0 यही बन गया।
खेल खत्म, है ना। अब आपको बस ये देखना है कि ए बी सी डी रो 3 में कॉमन दिख रहा है, ए बी सी डी, और ये रहा ए बी सी डी। रो 3 में मुझे ए बी सी डी कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या करने वाला हूं सर, आप चाहो तो यहां पर ए बी और यहां पर सी डी रख दो और यहां 0 रख दो, तो पहला एलिमेंट आपका बन जाएगा रो 3 का। रो 3 का पहला एलिमेंट बनाने के लिए रो 3 और कॉलम 1 लेना पड़ेगा, ए बी प्लस सी डी, तो ये बन गया। अब जब मैं ये वाला एलिमेंट बनाने जा रहा हूं तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ए बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, जबकि हमें ए बी के साथ ए प्लस बी नहीं सी प्लस डी चाहिए। तो मतलब सर ये ए प्लस ए इंटू बी इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसकी कॉलम 2 में सेकंड पोजीशन है तो इसकी रो 3 में सेकंड पोजीशन होनी चाहिए। हल्का सा बदलाव यहां पर भी, अगर ए बी को यहां कर दें और सी डी को यहां कर दें तो पहले एलिमेंट में यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहला एलिमेंट तो वही बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सी डी इंटू ए प्लस बी ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए बी इंटू सी प्लस डी ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी, तो ये 2 टाइम्स ए बी सी डी भी आ गया। कैसा लगा? तो यहां पर आपने सीखा कि थोड़ी बहुत टर्म्स को मल्टीप्लाई करते वक्त सारी टर्म्स बने, इसके लिए हम कुछ एलिमेंट्स की जगह भी बदल सकते हैं। और ये कैसी सिचुएशन होगी? एच एच पी पी सिचुएशन, क्योंकि उसने बोला था कि शो करो कि इस पूरे की वैल्यू 0 होगी, तो दोनों डिटर्मिनेंट की एक कॉलम और एक रो 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी, 0 इंटू 0 इज 0, है ना। क्या ये बात क्लियर है? शाबाश, आ जाओ भाई। मैंने इसमें होमवर्क, इसमें पोल तो नहीं दिया था ना इस वाले में, या दिया था? नहीं नहीं, ये तो प्रूव दैट वाला था। चलिए इसमें पोल की बात कर लेते हैं, जल्दी से देखना जरा। इसमें सिंगल करेक्ट टाइमलेस पोल, ठीक है ना बेटा? एच एच पी पी का मतलब रोज बताऊंगा क्या यार, तू रोज ही नहीं आ जाता है। सोचो, चाहे आप इसमें ऑपरेशन से सोच लो, चाहे आप इसमें सर्जरी से सोच लो। हम्म, सोचो सोचो, ऑपरेशन से। हम्म, जल्दी से टाइम दे रहा हूं मैं आपको। हम्म, ये कौन किसकी आईडी मांग रहा है भाई? हम्म, डाउट, डाउट देखें किस लिए देख रहे हो? तो देखो एक तरीका है, तो जिसको अगर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन नहीं दिखाई दे रहा तो वो ऑपरेशन से इसको कर सकता है, दैट इज मेथड 1, यूज ऑपरेशंस। ठीक है भाई। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, इसको ओपन किया तो ये आ जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा, इसको ओपन किया सर ये आ जाएगा 1 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा, सर ये आ जाएगा 1 9 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा,
4 + 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा और 4 + 9 अल्फा स्क्वायर 12 अल्फा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन? देख लेना भाई, दो आंसर भी हो सकते हैं, मैंने सिंगल करेक्ट पोल दे दिया, सॉरी। 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, 9 + 4 अल्फा स्क्वायर, 6 × 2 12 अल्फा, और 9 + 9 अल्फा स्क्वायर 9 × 2 18 अल्फा। अभी सिर्फ मैं डिटर्मिनेंट पे फोकस कर रहा हूं। हाँ, +-9 भी आंसर आ सकता है। तो मेथड 1 मैंने ऑपरेशन वाला आप पे छोड़ दिया, आप कर दिएगा प्लीज इसको। मैं तो मेथड 2 से जा रहा हूं। मेथड 2 कौन सा है सर? दैट इज डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाला। कैसे सर आपको हिंट लगा कि इसमें डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन लगाना चाहिए? मैंने कहा हर एक टर्म को ध्यान से देख, 3-3 टर्म्स की एडिशन है, तो आपको इसमें डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन सोचना चाहिए। सोचना भी बहुत आसान है, ज्यादा उसमें कुछ काम खास है नहीं। रो 1 में कॉमन दिखाई दे रहा है 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, 1 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा, और 1 9 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा। तो मेरे ख्याल से पूरे में 1 अल्फा स्क्वायर और 2 अल्फा कॉमन आ रहा है रो 1 में। 1 अल्फा स्क्वायर और 2 अल्फा मुझे सब जगह दिखाई दे रहा है ना। तो यहां मैंने ले लिया 1 1 1। अब ये वाला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 4 और 2, ये ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 4 2। कैसे? इस एलिमेंट को बनाने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा। इसको बनाने के लिए सर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 1 9 और यहां 3, क्योंकि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 9 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा। क्लियर है? अब इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बताओ। तो इसमें भी अब देखना जरा, अब गड़बड़ क्या हुई। यहां पर 4, वहां पर मुझे 4 चाहिए, ध्यान सुनना, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट बनाना है, तो रो 2 और कॉलम 1 यूज होगा। तो कॉलम 1 तो हमने फिक्स कर दिया, तो रो 2 हमें क्या रखनी पड़ेगी? 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा, ताकि सर ये कितना हो जाए? 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा। अगले वाली टर्म जरा देखना, 4 4 अल्फा स्क्वायर 8 अल्फा, 4 9 अल्फा स्क्वायर 12 अल्फा। अरे वाह, अरे वाह। अब ये वाली टर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रो 3 और कॉलम 1। तो कॉलम 1 में तो 1 1 1 है, तो भाई यहां पे लिख दो 9 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा। तो जरा देखना, रो 3 कॉलम 1 9 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा। अगले वाला देखना जरा, 9 4 अल्फा स्क्वायर 12 अल्फा, 9 9 अल्फा स्क्वायर 18 अल्फा। एकदम करेक्ट है सर। इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें से अल्फा कॉमन ले लो। तो सर अल्फा स्क्वायर और अल्फा कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 4 9 1 1 1 2 4 6। सर इसमें एक चेंज कर देते हैं, इसमें एक चेंज कर देते हैं इन दोनों कॉलम्स को। तो यहां पर आ जाएगा सर हमारे पास में 1 1 1। एक काम करते थे, इसमें ट्रांसपोज ले लेते हैं, है ना। अगर मैं इसमें ट्रांसपोज लूं, एक चेंज नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। अगर ट्रांसपोज लूंगा तो यहां आ जाएगा 1 1 1, यहां आ जाएगा 1 4 9, और यहां पे आ जाएगा सर कितना? 1 2 3। है ना। इसमें से आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो। मेरे ख्याल से अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। वैल्यू बताना जरा कितनी आ रही है। इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा सर? यहां बचेगा 1 2 3। ठीक है। अब इसमें एक चेंज कर दो। अगर मैं इसमें एक चेंज करूं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और 1 1 1 1 4 9 1 2 3 1 1 1 1 4 9 1 2 3। तो सर नेगेटिव साइन बाहर आया, उसके बाद में 1 1 1 1 4 9 1 2 3, और इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है। अब सामने देखना जरा, ये आ रहा है -648 अल्फा।
तो मैंने कहा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दे भाई, 111 149 123। सर 12 में से 18 गए, -1 इंटू सर 3 में से 2 गया, और +1 इंटू 9 में से 4 गए। सर ये लिखा हुआ है -6, ये लिखा हुआ है -1, और ये लिखा हुआ है सर +5। तो -7 में से +5 गया तो ये -4 आ रहा है, तो ये 16 हो जाएगा, है ना। तो -648 अल्फा बराबर -2 अल्फा क्यूब इंटू इसकी वैल्यू आ रही है बेटा कितनी, -2, ठीक है ना। -2 ही आ रही है ना, -2 का स्क्वायर सर ये आ जाएगा 4। 16 मैंने गलत बोल दिया था शायद, ठीक है। अब देख लो भाई कितना आ रहा है। सर ये शायद 8 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 2 8, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन भी कैंसिल। अल्फा क्यूब बराबर 81 अल्फा, इसको इधर लेके आओगे और अल्फा कॉमन ले लोगे तो अल्फा स्क्वायर -81 इंटू अल्फा बराबर 0। यहां से अल्फा की 3 वैल्यूज आ गई, 0 एंड +-9। अब 0 ऑप्शन में दे नहीं रखी भाई, +-9 दोनों ऑप्शन में दे रखी है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। दूसरा मेथड आपके पास में अभी भी ऑप्शन मतलब ऑपरेशन वाला है। तो मैंने ऑप्शन बी पे देख लिया कितने लोगों का है, 55%। वो सॉरी मैंने मिनिमाइज भी कर दिया, पोल बंद हो गया, हाँ है ना। चलिए जी अगला सवाल। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन के बहुत सारे सवाल करवा दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। फटाफट इसके बारे में शो करो, ये भी शो दैट वाला सवाल है, ठीक है। हाँ विदाउट एक्सपेंडिंग ही शो करोगे तो बढ़िया है, एक्सपेंड करने के बाद में पता चला तुम ही पिघल जाओ। सर माइनस बाहर कैसे आया, एक चेंज किया था मैंने एक डिटर्मिनेंट में, एक चेंज मतलब ऑड नंबर ऑफ चेंजेस, उससे एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। सर मैं डिटर्मिनेंट 1.0 से किया हूं, आपसे मैट्रिक्स कर लूं, कर ले बेटा। टू एंड फ्रो एसएचएम कर तू, वहां से डिटर्मिनेंट, यहां से मैट्रिक्स, फिर वहां से फंक्शन, यहां से आईटीएफ, यहां से आईटीएफ, वहां से एलसीडी, वहां से एलसीडी, यहां से एमओडी, वहां से एओडी, यहां से इनडेफिनिट, फिर वहां से डेफिनेट। इफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी डूइंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एसएचएम करने से क्या होता है सर, हमारा एम का मतलब क्या है जब आप एसएचएम करते हो ऐसे दो बैचेस में, एम का मतलब क्या है सर, हमारा एम का मतलब है मिनिमा आ जाता है, मिनिमम मार्क्स आते हैं सर, ठीक है। हाँ अरे वो तो उसका पढ़ना था यार, डाउट, कॉमन डाउट कुछ है क्या। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाकी है, ओहो हो, अभय यादव जी बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाकी है, फिर क्या किया जाए बेटा अभय। सर आपको याद दिला रहे हैं, शायद आप भूल गए होंगे, कहीं आप कोई टॉपिक मिस ना कर दो। तो मैंने कहा जब याद दिला रहा तो पूरा दिलवाना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों, है ना। 3 लाइंस अगर पैरेलल हो जाए तो उसमें, या 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट हो जाए तो उसकी जो कंडीशन होती है वो भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखी जाती है, कॉमन रूट कंडीशन भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखी जाती है ना। और मैं बताता हूं तेरे को, सेकंड डिग्री इक्वेशन जब किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है वो भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखी जाती है। डिटर्मिनेंट की यूज है बेटा वो, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। सर ये समझ तो आया, पर अपन रो इनटू कॉलम ही क्यों, बाकी तरीके से इतने रिलेवेंट नहीं है या क्यों ऐसा। बेटा आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आता है, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो अब
हर बार क्या एक डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन वाले सवाल को आप 4 मेथड से करोगे कि सर एक से ज्यादा कर लिया तो 3 बुरा मान जाएंगे? तो इसलिए हम रो इनटू कॉलम वाला जो तरीका है उसको ज्यादा यूज करते हैं। अब इसका मतलब ज्यादा यूज करते हैं तो ऑब्वियसली ये कम यूज होंगे। आप चाहो तो उससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो 4 बताए। मुझे तो लग रहा है मैंने 4 बताकर गलती कर दी, एक ही बताना चाहिए था कि रो इनटू कॉलम ही होता है भाई। 2025 वाला मॉड्यूल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बस नीचे जमीन पे रख के देख लेना चल रहा है कि उसकी तबीयत कैसी है। हाँ मतलब चल जाएगा, वहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे तरीके से मैट्रिक्स में यूज नहीं होते हैं। हाँ नहीं यूज होते हैं, मैंने तो बोला था कि रो क्रॉस कॉलम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में यूज होगा। एपी जीपी एचपी वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, एक बार प्लीज वो बता दो। तो बेटा अवनीश जी अभी आप इस पे ऐसे जो भी सवाल नहीं सॉल्व हुए उस पे लिख लेना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो लॉजिक है वो एपी जीपी एचपी के फॉर्मूलाज हैं वो मुझे नहीं आते, तो उसको होल्ड कर लो। डिब्बी 15 17 देखते हैं, क्लास के बाद में टाइम बचा तो बताएंगे। चलिए इतने डाउट बहुत है, तरीके वाला डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं आप, ठीक है। आ जाइए धीरे धीरे, इसको क्वालिटी ऑफ डाउट्स भी इंप्रूव हो जाएगी, अभी बैच की स्टार्टिंग है। आ जाओ सर, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा, अब इसको ओपन करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर माइनस 2 a1 b1। आंखों में चमक चेहरे पे मुस्कान, कैसे कि सर ये देखो तीन तीन टर्म्स का एडिशन है, a1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर माइनस 2 a1 b2। फिर सर ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर माइनस 2 a1 b3। फिर ये कितना आएगा जरा देखना, a2 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर माइनस 2 a2 b1। मेरे ख्याल से तू समझ गया रे, हाँ की ना? अरे हाँ ना बोल भाई। एक और लिखूं क्या? हे भगवान, माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, ऐसा क्वेश्चन करवा दिया सर ने, खोल दिया है तागा। अब आपको शो करना है कि ये इसके बराबर है। ना 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 ना, वो वाला तरीका तो बिल्कुल भी नहीं भाई, कि पहले सर हम इसकी वैल्यू निकालें, फिर वो जो वैल्यू आई फिर हम इसकी वैल्यू निकालें, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें। आत्मा जो है वो शरीर छोड़ देगी, ठीक है ना? आत्मा क्या है? शरीर छोड़ देगी। तो आपको पहले यहां पे साफ साफ हिंट दिखाई दे रहा है, सभी को हिंट दिखाई दे रहा है कि सर हर एक टर्म तीन तीन टर्म्स की एडिशन है। मैंने कहा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन में इसको तोड़ दीजिए। अब यार इतनी बार ये बात बता चुका हूं कि मेरे ख्याल से समझ में आई गई होगी, आए ना? सर रो 1 में कॉमन देखो, a1 स्क्वायर 2a1, a1 स्क्वायर 2a1, a1 स्क्वायर 2a1 और साथ में इंटू 1 देख लो ना, फिर 3 टर्म्स चाहिए, तो यहां पर लिखा a1 स्क्वायर 1 माइनस 2a1, ठीक है, ये रो 1 में। अब कॉलम 1 में कॉमन क्या है, तो a1 स्क्वायर के साथ है 1, फिर ये b1 स्क्वायर और 2 तो आप यहां ले गए तो यहां बचा b1, 1 b1 स्क्वायर b1। देखना जरा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, मैं हर बार रो और कॉलम डिसाइड करने के बाद में हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर करके देखता हूं। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b1, वाओ वंडरफुल सिचुएशन इट इज, है ना? इट इज जस्ट लाइक ए वाओ। ये रील हमारी जिंदगी में कितनी घुस गई है, रील के बिना फील ही नहीं आ रही है सर। यहां पर 1 है, यहां पर है b2 स्क्वायर, हेलो, और यहां पर है b2। तो वापस करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके देखते हैं, रो 1 एंड कॉलम 2, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2 a1 b2, यस इट इज गुड। अब दे यार यहां पे b1 स्क्वायर आ रहा है, यहां b2 स्क्वायर आ रहा है, तो तुम जानते हो यहां पर क्या आएगा। आई होप आप समझ गए हैं। सर अगर हम समझ ही जाते तो इतनी बात ही क्या होती।
a2 स्क्वायर माइनस 2a2, a2 स्क्वायर माइनस 2a2, a2 स्क्वायर माइनस 2a2। दैट मीन्स यहां पर आएगा a2 स्क्वायर, बीच वाली टर्म आएगी 1 माइनस 2a2, यहां पर आएगा a3 स्क्वायर, यहां आएगा 1 माइनस 2a3। इट इज a3, यस और नो? आराम से अब एक बार चेक कर लेना चाहिए। जल्दबाजी किसी भी जगह पर कहीं पर भी अच्छी नहीं होती, जल्दबाजी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो सर हमने इस एलिमेंट को चेक किया, या फिर इस एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, या फिर किसी को भी चेक कर लो यार, इसको चेक करो। सर ये बनेगा थर्ड रो सेकंड कॉलम से, a3 स्क्वायर 1 माइनस 2a3, और थर्ड रो सेकंड कॉलम a3 स्क्वायर इंटू 1 इंटू b2 स्क्वायर माइनस 2a3 b2। एकदम फिट बैठ रहा है सर, एकदम फिट है ना? अब आप सिर्फ फोकस कीजिए यहां वाले भैया का पहली टर्म क्या है। पहली पहली टर्म है, आहा ओहो। मतलब सर अब हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और ये टर्म बननी चाहिए, क्योंकि सर इस डिटर्मिनेंट की भी हर एक टर्म, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये बात बहुत ही खतरनाक है कि इस डिटर्मिनेंट की भी हर एक टर्म तीन तीन टर्म्स की एडिशन है। मतलब सर ये भी डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन है। तो थोड़ा सा बादामी बुद्धि का प्रयोग किया और हमने ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को इस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाए कि सीधा यही जनरेट हो जाए। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को इस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाए कि यही जनरेट हो जाए। कह दो ना टूणु नूणु नू, है ना? अरे बोलो टूणु नूणु नू, है ना? अब आपको यहां पे भी पता चल रहा है कौन किससे मल्टीप्लाई होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 2a1 b1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलिए एडजस्टमेंट की बारी, है ना? एक काम करो तो, पहले एक काम करते हैं सर, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, कॉलम 2 में मुझे माइनस साइन दिखाई दे रहा है। अरे ये तो कॉमन आ ही नहीं रहा है भाई, कह दो ना। कॉलम 2 से माइनस साइन कॉमन लिया, ये रहा आपके सामने, टू नो 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 नो, बहुत बढ़िया, ये ठीक है। अब क्या चाहते हैं आप? अब माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में पहले वाले डिटर्मिनेंट का ले लीजिए ट्रांसपोज। देवियों और सज्जनों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, पहले वाले डिटर्मिनेंट का लिया जा रहा है ट्रांसपोज ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रो बन जाती है कॉलम और कॉलम बन जाता है रो। अरे क्लास चल रही है, कम से कम क्लास में तो मत सो। सर नींद आ रही है, मैं कहा अरे वाह यार, अच्छी बात है, नींद तो आनी चाहिए, कितनी बढ़िया चीज है। नाम सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, चेहरे पे ही आती है, ध्यान रखना सिर्फ। कह दो ना टू नु 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 नु। देख दूसरे वाले डिटर्मिनेंट को कुछ नहीं किया भाई, आंखें यहीं रखना, पहले वाले डिटर्मिनेंट का सिर्फ मैंने ट्रांसपोज लिया। सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा यार क्यों किया तो मुझे भी नहीं पता, कर दिया। ट्रांसपोज लेने का कारण ये था, उरी दादा, ये पहले वाले का ट्रांसपोज ले लिएगा बे। 1a1 स्क्वायर, हाँ ये 2b1 है। रो और कॉलम इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, मुझे पहला 1 चाहिए, ना 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 ना, ट्रांसपोज नहीं लेना था, ठीक है। हाँ ट्रांसपोज लेना, ये तो सेकंड वाले का लो। हाँ दोस्तों प्रोग्राम में थोड़ा चेंज है। हाँ सर पहले आप आराम से खुद सीख लो, फिर हमें सिखा देना, कहाँ जल्दी है, अभी तो 1 साल पड़ा है। मैंने कहा हो जाती है मिस्टेक यार, ऐसे क्या कर रहा है ना? पहले वाले का हम ट्रांसपोज नहीं ले रहे, प्रोग्राम में चेंज है, बिकॉज ट्रांसपोज लेने के बाद में मैंने मल्टीप्लाई करके मन ही मन में देखा तो ये तो नहीं बन रहा था, मेरा मूवी बन गया, है ना? एक काम करो, इसमें एक चेंज कर दो, एक बदलाव की गुंजाइश यहां पर है। अगर मैं किसी डिटर्मिनेंट में एक चेंज अगर मैं कर देता हूं, तो एक चेंज करने से क्या हो तो है,
सर एक चेंज करने से तो काम खतरनाक ही हो जाता है। सर ये प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक चेंज करने से सर एक और माइनस साइन बाहर आ गया ना। तो पहले से एक माइनस साइन था जो कि आपने कॉलम 3 से कॉमन लिया, एक चेंज से सर एक और। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां से यहां जाते वक्त हमने ऑड चेंज या फिर एक चेंज किया है, और वो चेंज कौन सा है? कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देखें। हाँ, बन गया लग रहा है ना? देखो, ये है रो 1 और ये है कॉलम 1। 1 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर 2a1 b1, आहा हा। 1 a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर 2a1 b2, आहा हा। 1 a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर 2a1 b3, आहा हा। कह दो ना टू नू नू नू। अब ये वाला एलिमेंट देखना जरा, a2 b1 आ रहा है। 1 a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2a2 b1, मतलब ये जो टर्म्स बनेंगी इनको करस्पॉन्डिंगली जोड़ने के बाद में वो सारी यही बनेगी। कोई भी रैंडमली चेक कर लो, जैसे ये वाला है रो 3 सेकेंड कॉलम, ये रहा 1 a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2a3 b2। अरे बोलो SMJ, अरे हो गया है भाई HHPP सिचुएशन। HHPP लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और कुछ नहीं, एकदम क्लियर कट आपके सामने। ये स्टेप तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। चुटकियों में सवाल सॉल्व कर देता हूं, चुटकियों में। हाँ, कट्टर एडवांस टीचर एकदम भाई। अपन नहीं भाई, ऐसे मतलब ऐसे बोलने क्या फायदा, चुटकियों में क्या है सर, कॉन्सेप्ट है ना? कॉन्सेप्ट ही तो है, आपका काम है पढ़ाना। बोले एडवांस पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो? मैंने कहा बैच जब नाम जब लेकर हमने जब ये बैच लॉन्च किया था उसमें लिखा हुआ था जेई मेंस एंड एडवांस, है ना? जब बैच लॉन्च किया तो क्या नाम लिखकर लिखा था? जेई मेंस एंड एडवांस। अब अगर मैं बीच में एक क्लास के बीच में आकर ये बोलूं भाई मैं एडवांस पढ़ा देता हूं, एडवांस पढ़ा देता हूं, तो तुम्हारे मन में एक लॉजिक सा डाउट या सिंपल सा डाउट नहीं आता कि सर जब आपने बैच ये लॉन्च किया था उसमें लिखा हुआ था मेंस एंड एडवांस, मीन्स आप एडवांस पढ़ाओगे। हाँ, ये होते कि हम 10th क्लास के बच्चे हैं, बात हुई होगी हमारी एनसीईआरटी पढ़ाने की, आप हमें एनसीईआरटी के अलावा एडवांस पढ़ा दे, तब आपको बोलना चाहिए, है ना? तब आपको ये प्रयोग करना चाहिए शब्द कट्टर एडवांस, और ये कर देता हूं वो कर देता हूं। जब बैच का नाम ही है कि जेई मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी करवाएंगे, तो बोलने की क्या जरूरत है भाई? यह जरूरत है? नहीं नहीं सर, जो बोलता है उसी को बच्चे एडवांस का टीचर समझते हैं। हाँ, मैं कहा वो तो फिर अब धीरे धीरे बच्चे सीख ही जाएंगे, घबराओ मत। अगला सवाल जल्दी से, और ये आपके दिमाग को एक कदम और आगे ले जाएगा। अब दोस्तों है क्या, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4, आपको ये शो करना है। इसमें दिमाग की नसें खिंच जाएंगी, ध्यान रखना। कह दो ना टू नो नो नो। हाँ, ये तो साइक्लिक है, शाबाश। ये कोफैक्टर है, शाबाश। इसी का ही कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, टू नो नो नो। ये क्या है? और फिर अगर ये है तो ये तो सर है ही। देखो पहले ही बोल दे रहा हूं, इसमें ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये सब आ रहा है, ठीक है? तो इसमें इंटरचेंजेस एंड ट्रांसपोज
से आपको ये प्रूव करना है कि डेल्टा 3 और डेल्टा 4 बराबर है, ठीक है। और ये पार्ट आप खुद करेंगे। कैसे करेंगे? खुद। जो काम हम खुद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिब्बी। डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है जी। तो इन दोनों में तो आपस में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो इंटरचेंज और ट्रांसपोज लेकर, ठीक है भाई। हाँ, ये डिटर्मिनेंट है सर हमारा सर्कुलेट। क्या है? सर्क्यूलेंट, ठीक है। ये डेल्टा 2 जो है ये है सर डेल्टा 1 का, डेल्टा 1 का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। तो दैट मीन सर इसकी वैल्यू भी डेल्टा 1 की स्क्वायर ही आएगी। तो हमने क्या किया? डेल्टा 2 को डेल्टा 1 के स्क्वायर के बराबर प्रूव कर दिया यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। कुछ लोग बोल रहे हैं ये स्क्यू है। अरे वाह क्या गलत सिखा दिया है मैंने। चलो सही तो नहीं सिखा पा रहा बट गलत तो सिखा पा रहा हूं। और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि डेल्टा 4 और डेल्टा 3 भी बराबर होंगे, सिर्फ ट्रांसपोज और इंटरचेंज करने हैं, मतलब दो रोज दो कॉलम्स को इंटरचेंज करके, क्योंकि एलिमेंट्स तो सारे सेम ही घूमते दिख रहे हैं। दो सी स्क्वायर हैं, दो बी स्क्वायर हैं, दो ए स्क्वायर हैं, दो सी स्क्वायर हैं, दो, हे भगवान, ए स्क्वायर, हाँ ये रे, दो ए स्क्वायर हैं, दो बी स्क्वायर हैं, बाकी सारे सेम हैं। तो आप इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। अब बचा क्या? ये दोनों प्रूव हो गए और ये दोनों बराबर प्रूव हो गए। बस आपको ये प्रूव करना है कि डेल्टा 3 जो है वो डेल्टा 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। अब जरा ध्यान से देखना, डेल्टा 3 को थोड़ा सा ढंग से रीराइट कर लेते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही एक मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप की तरह साबित होगा कि सर डेल्टा 3 में क्या किसी तरीके से आपको हिंट लग पा रहा है कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन लगेगी? क्या किसी तरीके से आपको हिंट लग पा रहा है कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन लगेगी? है ना। सर आपने बोला था तीन तीन टर्म्स होनी चाहिए। डेल्टा 3 में अगर मैं बात करूं कि इसको मैं दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ने वाला हूं, तो आप बोलोगे सर आप तो अपने ही दिए हुए हिंट के खिलाफ जा रहे हो। मैंने कहा क्यों भाई? बोला आपने बोला था तीन तीन टर्म्स, चलो इसमें तो दो टर्म्स हैं, यहां संभाल लेंगे, यहां तो इको ही टर्म है। मैंने कहा आप देख गणित का जादू, क्या चाहिए? तीन तीन टर्म चाहिए। आ जाओ जरा देखना, 2bc को लिखो, bc प्लस bc माइनस ए स्क्वायर। ये सी स्क्वायर तुम्हें एक टर्म दिखाई दे रही है, मुझे तो दो दिख रही है। सी स्क्वायर, अगर यहां पर सी आ गया तो अब a इंटू बी वाली टर्म, ए बी माइनस ए बी। क्या आपको ये बी स्क्वायर एक टर्म दिखाई दे रही है? मुझे तो ये तीन टर्म्स दिख रही है। बी स्क्वायर, बी आ गया तो यहां पर ए सी माइनस ए सी। अब शुरू हो जाओ अब शुरू हो जाओ, जिसको खेल समझ में आ गया। सर दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, और वो क्या लिखा हुआ है? 2ca। तो अगेन सर दिस इज ए सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी, और ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी, और यहां क्या लिखा हुआ है? दिस इज ए स्क्वायर बी सी माइनस बी सी एंड 2ab इट इज। तो दिस इज ए बी ए बी ए बी, कह दो ना टू नु नु नु। पहले आप ये समझो कि आपने डेल्टा 3 यहां तक पहले एग्री करिए प्लीज, कि डेल्टा 3 को ऐसे लिख सकते हैं। अब जब एक बार ऐसे लिख लिया, तीन तीन टर्म्स आपको एडिशन में दिखाई दे रही है, तो भाई मेरे ख्याल से अब तो जवाब भी लिख सकते हो, हाँ या ना? अब जवाब लिख सकते हो कि नहीं? क्या हो गया? इतना सुस्त क्यों बैठा है? ढंग से समझ जाए, समझ के सवाल सॉल्व करने में मजे आते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, रोने वाली स्माइली। बेटा खूब एक काम कर, पहले रो ले अच्छे से, हाँ है ना, क्या पता कंफ्यूजन दूरी हो जाए, है ना। यस, मुझे लगा तुम 12वीं के क्लास में होगे, थोड़े बड़े हो गए होंगे। छोटी बात पे बचपन में रोते थे यार, अब तुम बड़े हो गए हो, कंफ्यूजन क्या है?
ये तो चलता रहता है भाई, यही जिंदगी है। सर ये तो गणित है। मैंने कहा गणित ही जिंदगी है। आ जाइए। रो में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, रो में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, रो में हमारा रोना कॉमन आ रहा है सर। अबे ध्यान से आंखें खोल के देख। अब यहां पर थोड़ी आपको करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। ठीक है भाई, रैंडमली मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर लिखा बी, क्योंकि मुझे बी कॉमन दिखाई दे रहा है, बी है, बी है, या फिर यहां बी है, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, फिर यहां सी है, यहां पर भी 2 बार सी है, और यहां पर भी 2 बार सी है। तो मैंने लिखा यहां पर बी, सी और माइनस ए। देखते रहना, थोड़ी एडजस्टमेंट ढंग से करनी पड़ेगी। अब सर यहां पे बी लिख दिया, तो ये 2bc बनाने के लिए, या फिर आप देख सकते हो बी के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर सी लिखो। यहां सी लिख दिया तो यहां पर बी लिखो। यहां पर माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो यहां ए लिख दो। तो बीसी प्लस बीसी माइनस ए स्क्वायर बन गई सर बात। अब जरा देखना, यहां पर तुझे दूसरे वाले एलिमेंट में सी स्क्वायर चाहिए, और ये एलिमेंट बनेगा जब रो 1 और कॉलम 2 मल्टीप्लाई होंगे। सी स्क्वायर तब बनेगा जब सी सी से मल्टीप्लाई होगा, तो रो 1 का सेकंड एलिमेंट सी है, तो कॉलम 2 का भी सेकंड एलिमेंट सी होना चाहिए। और फिर तुझे ए बी चाहिए, तो बी यहां बैठा है तो ए यहां आना चाहिए, और ए माइनस ए यहां बैठा है तो यहां बी आना चाहिए। देख लो, ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यही लिखा हुआ है। फिर तुझे बी स्क्वायर चाहिए। अब यहां पर ये वाला एलिमेंट बनेगा रो 1 और कॉलम 3 की मदद से। तो रो 1 तो फिक्स है, कॉलम 3 में हम बी बी से मल्टीप्लाई हो तब जाकर बी बनेगा, तो इसलिए यहां पर पहली पोजीशन पे बी। फिर सर यहां पर आप क्या लिख दोगे, यहां पे सी है तो यहां पे हमें ए सी बनाना, तो यहां ए, यहां पर सी। कैसा लग रहा है? आराम से देखना प्लीज। तो बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी, ये पूरे एक रो से अगर आप ध्यान से बनाते हो तो एक डिटर्मिनेंट की एक रो और पूरा एक डिटर्मिनेंट तैयार खचाखच हो जाता है। यस और नो? अब आ जाइए सर इस वाले पर, सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। ठीक है जी। अब यहां पर हमें यह बनेगा रो 2 और कॉलम 1 के मल्टीप्लीकेशन से। तो समझने वाली बात यह है कि हमें सी स्क्वायर चाहिए, तो इसका अगर पहला एलिमेंट सी है तो यहां पर भी पहला एलिमेंट सी होना चाहिए, है ना? तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर। फिर यहां पर आ जाएगा सर ए, तो सी स्क्वायर ए बी, और यहां पर आ जाएगा बी। जरा देखना, सी स्क्वायर ए बी माइनस ए बी, ना ना ना, यहां पे माइनस बी लगाओ, सी स्क्वायर ए बी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये वाली टर्म बन गई। अब ये वाला चेक करो, ए सी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर अपने आप बन गया। ये बन रहा है बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये भी अपने आप बन गया। वाओ, बस खेल खत्म, खेल तुरंत खत्म। अब सर बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया, तो ऑब्वियसली सर यहां पर ए बी सी आ जाएगा, है ना? ये वाला कैसा लग रहा है सर? एक काम करते हैं, इसमें एक चेंज करते हैं। मैंने कहा एक चेंज कौन सा है? वो एक चेंज है रो 1 और रो 3 की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दो। तो रो 1 जो है वो रो 3 की जगह चले जाएगा, सी ए बी, और रो 1 जो है वो रो 3 की जगह, रो 3 रो 1 की जगह, और यहां पर रहेगा बी सी ए। आपने एक चेंज किया तो सर यहां से बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना? फिर आप एक काम करो, इसमें से एक माइनस साइन और कॉमन ले लो कॉलम 3 में से। यहां बचेगा बी सी ए बी सी, आए ना? बाहर जो माइनस माइनस आया सर वो आपस में मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। हमें सर ये तो दिखाई दे गया कि ये वाला जो है दिस इज डेल्टा 1। अब इसकी बात करते हैं, सर ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, इसमें भी 2 चेंज कर दे। पहले इन दोनों को बदल, या फिर ऐसे कर ले, देख मुझे एबीसी पहली रो चाहिए, तो पहले इन दोनों को बदल। जैसे इन दोनों को बदलेगा देख ध्यान से, तो एबीसी पहली पोजीशन पे, बी सी ए थर्ड पोजीशन पे, और ये वाली चीज ये। अब ये तो एक चेंज के बाद में, अब इन दोनों को बदल, तो सी ए बी लास्ट में आ जाएगा। तो यहां से यहां जाते वक्त मैं बोल सकता हूं कि 2 चेंजेस की मदद से मैं डायरेक्टली 2 चेंजेस
इसमें दो चेंजेस करके ये भी क्या बन जाएगा, इसमें दो चेंजेस करने से सर ये भी डेल्टा वन बन जाएगा। तो ये भी डेल्टा वन है, ये भी डेल्टा वन है सर, ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा वन का स्क्वायर। और यहां पे डेल्टा थ्री लिखा हुआ है, तो डेल्टा थ्री इज नथिंग बट डेल्टा वन का स्क्वायर। अब डेल्टा थ्री डेल्टा फोर बराबर है, दोनों डेल्टा वन के स्क्वायर के बराबर है, और ये वाली चीज ये भी डेल्टा वन के स्क्वायर के बराबर है, तो ये सारे बराबर ही तो हो गए, ये तीनों आपस में बराबर हो गए सर। कैसा लगा? HHPP, बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए इतना बहुत है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये सवाल जो है ये आपका डू इट बाय योरसेल्फ है, आंसर मैंने मार्क कर दिया, ध्यान से देखना प्लीज। आंसर जो मैंने मार्क कर दिया है, एक पूछ रहा है एफ ऑफ जीरो, एक पूछ रहा है एफ डैश जीरो, मतलब इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर उसमें एक्स की जगह जीरो डालो। आंसर लिख दिया है, ये आपका आंसर है, मतलब डू इट बाय योरसेल्फ है। ठीक है भाई। अगेन जेई मेंस 2023 का सवाल, ये भी आपका डू इट बाय योरसेल्फ है। इस डू इट बाय योरसेल्फ का नाम लिख रहा हूं ए, इसका आंसर आप चैट सेक्शन में डिस्कस करोगे। सर ये कैसा सवाल है, मैंने कहा सिग्मा वाली प्रॉपर्टी पर है ना। सिग्मा वाली प्रॉपर्टी क्या है, समेशन के की वैल्यू n 1 से लेकर n, इसमें ध्यान से देखोगे तो k सिर्फ एक ही रो में बैठा है, तो अगर आप इस पे सिग्मा लगाते हो और समेशन वेरिएबल k है तो सिग्मा इन पे जाकर लग जाएगा, और फिर जो n का एक्सप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू 96 दे रखी है, तो l पूछिए, तो मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं। बोलो भाई, तो ये डिब्बी नंबर ए, ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है। और सेम टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आ चुका है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सही। तो जेई मेंस वाले जो पुराने आईआईटी के सवाल भी उठा के ला रहे हैं, ये होमवर्क है, मतलब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो डिस्कस करूंगा। इन दोनों का डिस्कशन मैं नहीं करने वाला हूं, बिकॉज दीज आर, एक डिब्बी है जिसमें आंसर दे रखा है, एक डिब्बी नहीं है जिसमें आंसर नहीं दे रखा, तो आप चैट सेक्शन में डिस्कस करोगे डिब्बी ए के नाम से कि भाई डिब्बी ए का क्या आंसर आ रहा है, तेरा क्या आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है, वो सब बातें। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि कौन सी डिब्बी में आपको दिक्कत हुई, यहां तक तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, इनमें से कोई बताना है क्या? एनी डू इट बाय योरसेल्फ यू वांट मी टू डिस्कस, जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, जल्दी से। यहां से 10 से लेकर, इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा है जो बताने लायक है ना। हाँ आ जाइए, 13, 14 और 15, कौन से वाला 11 है? अरे इन दोनों को जोड़, कितना आ रहा है, 23 और 11, क्योंकि इस कॉलम में मुझे बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये आ रहा है सर 34। इन दोनों को जोड़ सर, ये कितना आ रहा है, 12 और 62, 62, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई, 100, है ना। या फिर इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों को जोड़ो सर, ये आएगा 59। ठीक है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है सर, 121, इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है सर, 37। तो बस एक ऑपरेशन के साथ आगे बढ़ना कि रो 3 में से रो 1 घटा दो और साथ में रो 2 भी घटा दो। 12 बताने लायक नहीं है यार, ऐसे क्या कर रहे हो, बताया तो था कि यहां पर रो में ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इससे ए कॉमन ले, इससे बी कॉमन ले, और इससे सी कॉमन ले। बाहर जो आ जाएगा उसके बाद में कॉलम ए में, कॉलम 1 में ए मल्टीप्लाई कर देना, इसमें बी मल्टीप्लाई कर देना,
इसमें C मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है ना। तो रो से कॉमन लेना है, ऐसे सवाल करवा चुका हूं जिसमें मुझे रो में 3 एलिमेंट्स है तो 2 में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लाइड बाय ए है तो ए कॉमन निकाल दिया। कह दो ना। अब जो बच्चे ये वाला सवाल पूछ रहे हैं तो बेटा इसके लिए इस एक्सप्रेशन को देखो कि जो लोग पूछ रहे हैं 15 वाला, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फैक्टराइजेशन लगाऊं तो ए माइनस बी, देखना जरा ध्यान से, ए समझ के कौन है एक्स, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जा रहा है। अरे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है यार, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, मैं कुछ गलत सोच गया। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि क्या मैं इसको हटा सकता हूं। हाँ सर, अगर डायरेक्टली मैं देखूं कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दो, क्योंकि मुझे ये सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको हल्का कर सकते हैं ना, टर्म को छोटा करना है। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा जेड स्क्वायर। कॉलम 2 में से जब आप ये घटाओगे तो ये एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो सर यहां क्या बचेगा, माइनस के बाद में वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब माइनस के बाद में वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 2yz हो जाएगा। ये आ जाएगा बेटा माइनस, सिमिलरली ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2zx हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई हो जाएगा। और यहां पर yz है, यहां पर zx है, यहां पर xy है। अब जरा देखना, एक ऑपरेशन और बोल रहा हूं, और वो ऑपरेशन क्या है कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दो ताकि ये सारे के सारे उधर आके जुड़ जाएं। एक एलिमेंट को घटाकर देख लो, तो घटाने के बाद में ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। और ये yz वाली टर्म अगर आपको हटानी है तो प्लस 2 टाइम्स कॉलम 3 कर दो। कॉलम 1 में से कॉलम 2 वाले एलिमेंट्स घटाओ तो ये नेगेटिव वाले तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में माइनस 2yz, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उधर जोड़ो। तो ऐसा करते ही आपके पास में कॉलम 1 के एलिमेंट दिखाई देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मेरे ख्याल से अब तो निपटा लोगे यार। और इसमें सर हमारा पार्ट ऑफ थिंकिंग क्या लगा, हम कैसे सोच रहे हैं। और अच्छा एक और काम करना चाहिए, हमें कॉलम 2 हल्का करना है ना यार, क्योंकि कॉलम 2 बड़ा है, तो मैंने कॉलम 1 को हल्का कर दिया, सॉरी कॉलम 2 को हल्का करो। लो, कॉलम 2 को हल्का करने का मतलब क्या है कि कॉलम 2 में कॉलम 1 लाकर घटा दो, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों नेगेटिव के हैं तो एक्स स्क्वायर भी नेगेटिव का आ जाएगा, और कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। ठीक है, ऐसा करना जरा। ऐसा करने से क्या होगा, आपको कॉलम 2 जो सबसे भारी दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई देगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये सारे एलिमेंट सेम है। और ऐसा करने के बाद में जो आपके बीच में आप मतलब पीछे जो डिटर्मिनेंट बचेगा, बेसिकली वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको पता है, और वो 113 नंबर डिटर्मिनेंट बचेगा। अब ये वाला फैक्टर कॉमन ले लो, 113 नंबर डिटर्मिनेंट बचेगा जिसकी वैल्यू ये वाली होती है। ठीक है भाई। फिर और कौन सवाल पूछ रहे, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं यार, 117 नंबर मतलब डिब्बी नंबर 17। देखो यार, इसमें ज्यादा तो मैं सोचने के लिए नहीं बोलूंगा, बट इतना तो मुझे दिख रहा है कि 3 1 है तो 2 0 भी तो हो जाएंगे। 3 1 है तो 2 0 भी तो हो जाएंगे, है ना। 3 1 अगर आपको दिख रहे हैं तो 2 0 बना लो। मतलब सर आप इस पे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लगाओ कि कॉलम 1 में से
कॉलम 2 घटा दो और कॉलम 2 में से कॉलम 3 घटा दो, बस 2 जीरो बनाकर ओपन कर लो, बस। ठीक है जी। हाँ, पहला सवाल है 1990 का। इसमें बस इतना ध्यान रखना कि पूरा सवाल आपको खुद पढ़ना है, इसका हिंट दे रहा हूं, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। जैसे A to 8 लिखा हुआ है ना, बचपन में आपने जैसे 347 या लेट से 298 कहीं लिखा हुआ है, बचपन में मैम ने बोला होगा कि इसको एक्सपेंड करके लिखो। तो यूनिट प्लेस वाली डिजिट को सर हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 प्लेस वाली डिजिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो वो इस सवाल में बोल रहा है कि ये एक 3 डिजिट नंबर है, मतलब ये लिखा हुआ है a इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। ठीक है भाई, ये पूरा ये लिखा हुआ है। सिमिलरली इसको भी आप लिख सकते हो, सिमिलरली इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो डिब्बी नंबर 19 भी आपको दे रहा हूं। फिर उसके बाद में 20 भी कुछ है, कोफैक्टर है, माइनर है, आराम से देख लेना। फिर ये दोनों सवाल जो है, ये दोनों सवाल 21 और 22, ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन के हैं, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन की रिवर्स प्रोसेस या डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स यूज। ठीक है, रीअटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड, ठीक है, सारे सवाल फिर से आप रीअटेम्प्ट करेंगे, और जिन जिन सवालों में आपको दिक्कत आई उन उन सवालों में वापस से अटेम्प्ट करके देखेंगे, और जो भी डिब्बी आपको दी जा रहे हैं वो जरूर करना भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया पढ़ाकर, आई होप आपको भी मजा आया होगा। संडे कल है, तो कल वाला दिन आप प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।